नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। पास बनवाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर लगी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बरेली शहर में सैकड़ों लोग लॉकडाउन के चलते फंस गए थे। लॉकडाउन की जैसे ही सूचना आई कि वो बढ़ गया है तो सोमवार को लोग अपने घरों से निकल पड़े और कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां आम आदमी लंबी लंबी कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर अपना पास बनवाने के लिए नजर आ रहा था। भाजपा पार्षद राजकुमार गुप्ता ने पुलिस कर्मियों से अभद्रता की आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ मारपीट भी की गई है। उनका आरोप है कि बीमार बच्चे को लेकर वो हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। वहीं रास्ते में मंदिर पर उनको चेकिंग के दौरान पुलिस वालों ने पार्षद के साथ मारपीट की, जिसके बाद वे मेयर के साथ मिलकर एसएसपी से शिकायत करने पहुंचे हैं। कि मैं चूँकि अपने पार्षद हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का, और चूँकि मेरा बेटे की तबीयत स्वास्थ्य बहुत ख़राब चल रहा था, 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, जिसके ये कागज़ हैं। इसका प्रमाण है कि मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है। हालांकि हॉस्पिटल से छुट्टी होकर आ गई, तो कोई चूँकि जब इंसान परेशान होता है तो वो अस्पताल भी जाता है, डॉक्टर के पास भी जाता है, और जिस ईश्वर मतलब अपनी ईश्वर से जो उसकी आस्था होती है उस आस्था को भी मानता है। तो उस आस्था के अनुसार मेरे पास मेरी जो आस्था है जिस मंदिर से, चूँकि मेरा बच्चा घर आने के बाद उसके बीमार तक कमज़ोर था, तो ये शनिवार को मैं उसका मत्था टिकवाने के लिए बालाजी मंदिर जा रहा था। मैं जा रहा था, जैसे ही मैं चौपला पुल जैसे ही नीचे उतरा, वहाँ पे कोई पुलिसकर्मी थे। उन्होंने कहा गाड़ी साइड से कीजिए। मैंने साइड से गाड़ी लगा ली। उन्होंने कहा कि आप साइड से लगाइए, 3 कैसे जा रहे हैं? तो मैंने कहा ये परेशानी है मेरे आगे। तो मुझसे छूट से बोले नाटक कर रहा हूँ। मैंने कहा नाटक नहीं, मेरा फ़ोन देखिए, इसमें मेरे फ़ोन में जो इलाज कराया, तो चूँकि दवाइयों की वजह से, तो मैं इसमें सब, मैंने कहा आप मेरा फ़ोन देखिए, मेरा बेटा ऐसे एडमिट है। मैंने उनको परिचय दिया। तो मैंने कहा, और मैंने उनको बताया कि मैं भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ, और मेरी पत्नी पूर्व पार्षद है। हम भी आपकी तरह लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम जहाँ ज़रूरत पड़ती है, एक पार्षद होने के नाते मैं भी अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ इस ऐसे दौर में। मैंने कहा मेरे आगे मजबूरी है, इसलिए मेरा बेटा अकेले नहीं बैठ सकता। तो मुझसे बोले नाटक कर रहा, अभी तेरी नाटक निकाल दूंगा। बहुत गंदी शब्दों में कहा, जो मैं आपको इस माध्यम से नहीं कह सकता। हाँ, मारपीट, जब वो गाली गलौज करने लगे, मैंने कहा मैं एक पार्षद हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, मुझसे आप इस तरह से बात नहीं कीजिए, गलत तरीका है ये। तो बोले जो क्या कर लेगा, बहुत गंदी शब्द दिए, वो शब्द कहे मेरी पत्नी के सामने मुझसे कि मैं इस पर कह नहीं सकता। उसके बाद मैंने निकाला फ़ोन, अपनी होशियारी से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उनकी गाली मैंने सारी रिकॉर्ड कर ली, लेकिन उनको एहसास हो गया कि मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली है। उसके बाद उन्होंने कहा मोबाइल मैंने नहीं देना चाहा, तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीना और मुझ पर हाथ उठाया। हाथ जब भी उठाया मतलब मोबाइल छीनने के लिए, फिर मेरा फ़ोन छीना, और मेरे हेलमेट पहना हुआ था तो मेरे हेलमेट पर लगा। उसके बाद वो फ़ोन छीन लिया। उसके बाद मेरी बाजू पे मतलब धक्का दिया पहले, तो मैं दूर हो गया। तो मैंने कहा आप हाथ मत लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का मैंने हवाला दिया। मैंने कहा आप हाथ मत लगाइए, आप जो कहें बताइए, जो आपको चालान करना मेरा चालान कर दो, लेकिन आप इस तरह से बदतमीजी ना कीजिए। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे बोले चल तू गाड़ी में बैठा लो, मैं तुझ पे केस करूँगा। तो मैंने कहा आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप ले चलो मुझे, लेकिन आप इस तरह से हाथ ना लगाओ मुझे। फिर मेरा फ़ोन जो है उन्होंने, एक महिला कांस्टेबल थी, उनको दिया। उन्होंने फ़ोन की वीडियो रिकॉर्डिंग करी। उसके बाद एक शर्मा जी थे, काफ़ी करीब गाड़ी खड़ी थी 15 मीटर दूर, वहाँ से वो आए। इस दौरान मेरे बेटे की तबीयत वहाँ बिगड़ गई, दौरा पड़ा वहाँ पे। उन्होंने देखा, वो जल्दी आए, वो भागते हुए, मैं नहीं जानता वो कौन, खाली मैंने प्लेट पे शर्मा जी देखा था नाम उनका। तो वो आए तो उन्होंने कहा नहीं, इनको जाने दीजिए। उनकी वजह से उन्होंने मुझे जाने दिया। लेकिन जो उन्होंने व्यवहार किया मेरे साथ, बहुत गलत व्यवहार किया। मैं तो टीवी के माध्यम से, सभी के माध्यम से मैं तो
मैं भी सहयोग करता हूँ लोगों का। मैं तो पुलिस की आज ये देखता हूँ कि वास्तव में जो सेवा कर रही है मैं मानता हूँ, लेकिन उनमें से चंद कुछ गिने चुने, जैसे एक तालाब में 2-4 मछलियाँ होती हैं, गंदी होती हैं, शायद वही उसी का हिस्सा था वो, कि आज पुलिस इतनी सेवा कर रही है कि वास्तव में तारीफ़ है, काबिल तारीफ़। लेकिन उस व्यक्ति का ये चेहरा बड़ा अशोभनीय था, मानवता शर्म करने वाला उस व्यक्ति का चेहरा था। उसका नाम सुशील कुमार ऐसाई। उसने ये, उसको मानवता नाम की उस व्यक्ति के अंदर कोई चीज़ नहीं थी। उसको मेरे बेटे पे जरा सी दया नहीं आई। इस कंडीशन में भी ये देखिए मेरे बच्चे की 37,000 प्लेटलेट, जिस बच्चे की ये हालत है, मैं ये दिखाइए, इस मेरा बच्चा इस हालत में, इसके अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उसके बाद मैंने अपने संगठन में अपने मेयर को सभी को जानकारी दी। मेरे साथ जो व्यवहार हुआ, जो मेरे साथ हाथापाई की गई है, उसके लिए मैंने शिकायत की है। कल एसएसपी महोदय के से मिले, उन्होंने सीओ साहब को जांच के आदेश दिए और अभी मेरे बयान भी दर्ज हुए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ न्याय होगा। यदि न्याय नहीं होता है तो किसी भी स्तर पर हम सभी पार्षद निर्णय लेंगे। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि इस सरकार में मुझे न्याय मिलेगा। ऐसा हुआ कि हम लोग शनिवार मंगल को मत्था टेकने जाते हैं बालाजी मंदिर करगना पे, तो हम हमारे पति दोनों लोग जा रहे थे। बीच में हमारा बच्चा बैठा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जब ही हम जैसे ही पुल से नीचे उतरे तो पुलिस वालों ने रोक लिया हमको वहाँ पे। तो इनसे बोले कि गाड़ी साइड में करो। इनने साइड में गाड़ी खड़ी की। फिर बोले आप कहाँ जा रहे हैं? तो हमने अपनी सारी परेशानी बताई कि ऐसे ऐसे हमारा बच्चा एडमिट रहा, फिर हम छुट्टी करा के लाए, फिर हम जा रहे हैं मंदिर मत्था टेकने के लिए। बोले अच्छा। फिर ये इनसे बोले कि 3 लोग क्यों जा रहे हैं? तो हमने कि हमारा बच्चा कमज़ोर है इसलिए हम पकड़ के ले जा रहे हैं इनको। तो बोले अच्छा। फिर इनसे बदतमीजी करने लगे वो कि ऐसा है वैसा है। इनसे तभी इनने सुना, उनसे बदतमीजी की, तो इनने कि लाओ हम रिकॉर्डिंग कर लें। तो ये रिकॉर्डिंग जैसे ही करने लगे तो इनसे मोबाइल छीन लिया और इनको धक्का दिया। तो ये बोले कि हमें धक्का मत दो साहब, आपको अगर करना है हमारा चालान काट दीजिए, इससे ज़्यादा आप कुछ मत करिए। तो बोले नहीं, अभी आपको ले जाएंगे हम और गाड़ी में चल के बैठिए, इनको ले के चलिए, इनसे तब पूछेंगे हम। मारपीट भी की इनके साथ? हाँ जी, इनको धक्का दिया। तो ये जब धक्का दोगे तो इंसान गिरेगा ही ना। कौन दरवाजे थे, किस थाने? उनका नाम था सुशील कुमार और सुभाष नगर के हैं, सुभाष नगर चौकी के। दिशा निर्देश शासन के भी और हमारे विभाग के भी यही हैं कि किसी के साथ अभद्रता न की जाए, किसी के साथ मिसबिहेव न किया जाए, किसी को डंडे से पीटा न जाए। लेकिन अगर पुलिसकर्मी इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं और कंप्लेंट आने पर उनके खिलाफ जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। युवा फाउंडेशन ने किया कर्मवीर पत्रकारों का सम्मान। युवा फाउंडेशन के द्वारा सोमवार को संयुक्त रूप से योद्धाओं को सम्मानित किया गया। युवा फाउंडेशन के पवन मिश्रा ने कहा कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर हम तक खबर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही देश के सच्चे कर्मवीर योद्धा हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालने के बावजूद भी किसी भी बात की परवाह किए बगैर सच को सामने लाते हैं।
परिवारों का सम्मान करा है। इसके पीछे तो क्या उद्देश्य है और आपका युवा फाउंडेशन है जो लगातार लोगों की सेवा कर रहा है घर घर जाके, तो किस तरह की सेवा करते हैं और आगे क्या रणनीति? मैं सर्वप्रथम तो आप सबका आभारी हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी बरेली के सम्मानित पत्रकार बंधुओं का। देखिए, जिस दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, ये युवा फाउंडेशन ग्राउंड जीरो पर आपके साथ कंधे से कंधा लगा के आज तक स्वयं कार्यरत है। जहाँ तक बात हमारे पत्रकार बंधुओं को सम्मानित करने का है, हमारे पत्रकार बंधुओं ने, पूरे देश की मीडिया ने और ख़ासकर मेरे बरेली के मीडिया कर्मियों ने जिस प्रकार से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की है, रिपोर्ट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में समझाया है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए आप लोगों ने इतना बड़ा कार्य किया है। तो मेरी तो सबसे बड़ी प्रेरणा आप ही लोग हैं। और फिर वही बात है कि मैं आपको सम्मान दूँ, ये संभव नहीं, आप तो स्वयं में सम्मान है। ये एक छोटी सी हमारी हृदय की अभिलाषा थी, उस अभिलाषा को आज हमने पूर्ण किया है। हम आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जिन लोगों की कोई नहीं सुनेगा, अब उनकी बरेली में भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टर संघ सुनेगा। भारतीय जनता पार्टी की टीम सपोर्टर संघ ने आज राजेंद्र नगर कार्यालय पर एक बैठक की, जिसमें सरकारी स्कीमों तक जनता तक कैसे पहुंचे इस पर चर्चा की गई। इसके साथ ही ऐसे जो लोग अभी तक सरकार से जो भी राहत मिल रही है नहीं पा सके हैं, उन तक ये लाभ पहुंचाया जाएगा। मेरे ऑफिस के माध्यम से सभी को जिनको प्रॉब्लम है, सबकी परेशानी यहाँ से दूर करी जाएगी। क्या इस तरह का संगठन कब से काम कर रहा है या आगे और किन किन जगह पे काम कर रहा है? सर, कर तो जो कई सालों से रहा, लेकिन यूपी जिला बरेली के अंदर जो अब हमने स्टार्ट करा। पहले भी संगठन था, ये इसके जिला अध्यक्ष कुरनाल जी थे, CBN में रहते हैं वो। अब हमने ये अपना ऑफिस बना लिया। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं आदरणीय करण सिंह जी हैं, और इसी ऑफिस के माध्यम से जो हमारे ऑफिस में आएगा या हमारे संज्ञान में आएगा कि कोई परेशान है, हम उसकी हेल्प करें। तो क्या आपका संगठन इस तरह का कोई प्रचार करेगा शहर में कि जिसको कोई ज़रूरत हो मेरे पास आए? जी सर, बिल्कुल करेंगे। हम फेसबुक पे अपना ऐड देते हैं, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है हमसे संपर्क कीजिए। सारे खुले हम हमारे नंबर, और हम अभी हाल में अपने स्टिकर छपवाएंगे, जिसको अगर कोई को किसी को परेशानी है, किसी भी स्तर से उनका काम किसी अधिकारी की वजह से नहीं हो रहा है, किसी विधायक हैं या कोई भी XYZ जो भी कोई होगा, उनका काम अगर रोक रहा है, हम उनके सारे काम पूरे करवाएंगे। हमें लखनऊ से पूरी परमिशन मिली हुई है। अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो लखनऊ वाले सीधे उनको कॉल पे लेके बात करेंगे। तो मैं रिंकी राणा, जिला अध्यक्ष टीम मोदी सपोर्ट संघ महिला प्रकोष्ठ से बरेली। मैं कहना चाहूँगी कि मैंने अपने खुद के ऊपर की बात बता रही हूँ, जो मैंने आज तक बहुत सी चीज़ें देखी हैं कि मदद नहीं हुई है लोगों की, जिनके साथ मैं खड़ी रही हूँ। इस मेरा बीजेपी में आने का रीज़न यही है कि मैं चाहती हूँ। बीजेपी मुझे हो गए 2 मंथ्स, पर 2 मंथ्स के अंदर मैंने देखा है कि बहुत से लोग हैं जिन्हें मोदी जी की सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनकी मदद करूँ। सुविधाएं ना पहुंचने का क्या कारण, क्या मानते हैं इसको? कारण ये है कि जो बेचारे जो अनपढ़ हैं, जिन लोगों को इस बारे में नॉलेज है ही नहीं, तो उन तक ये बातें पहुंच ही नहीं पाती है। तो मैं चाहती हूँ, मैं उनके घर घर जाकर पूछूंगी कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी मोदी जी की ऐसी स्कीम है जो तुम्हारे पास नहीं आई है, मैं उनकी घर घर जाकर मदद करूँगी। समाज सेवा मंच ने किया राशन का वितरण। आपको बता दें कि शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार के आवास पर समाज सेवा मंच के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें समाज सेवा मंच के अध्यक्ष नदीम शमसी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष परवेज मियां, एडवोकेट अनिल सक्सेना के साथ विधायक के आवास पर मौजूद जरूरतमंदों को राशन वितरित किया गया। समाज सेवा मंच से हम आज से नहीं जुड़े हुए हैं, पिछले 25 साल से हम देख रहे हैं इनकी सेवाएं, और नदीम शमसी साहब तो हमारे बहुत ही प्रिय हैं, हमारा उनका खून का रिश्ता है। आज से नहीं, एक ज़माने से हमने इन्होंने 7 खून डोनेट किया है एक ही मरीज के लिए, तो हमारा इनका रिश्ता है दूसरा, और इनकी सेवाओं का हम हमेशा से सम्मान करते आए हैं। इस दौर में ये जो सेवा कर रहे हैं अपने सभी साथियों के साथ, समाज सेवा मंच के साथ, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है। भूखे को खाना देना
जिनके घर पर राशन नहीं है उनको राशन पहुंचाना। और सबसे बड़ी बात यह है, जहां देते हैं चुपचाप दे के चले आते हैं, ताकि दूसरे को ये ना लगे, जरा भी अपने आप को सामाजिक तौर पे वो अपने आप को हीन भावना आए। मैं इनकी और इनकी पूरी टीम की बहुत बहुत सराहना। हिंदू युवा वाहिनी बरेली में कर रही जरूरतमंदों की मदद। आपको बता दें कि लॉकडाउन जब से प्रारंभ हुआ है तब से लगातार कई सामाजिक संगठन लोगों को भोजन वितरित करते आ रहे हैं। इसी क्रम में हिंदू युवा वाहिनी एक अनूठा कार्य कर रही है। ये भोजन के साथ साथ लोगों को राहत सामग्री तो वितरित कर ही रही है, वहीं जरूरतमंद लोगों तक दवाई एवं ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का भी काम कर रही है। जहां कभी फोटोग्राफी व्यवसाय चमकता रहता था, वह आज लॉकडाउन के चलते पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि लाखों रुपए के कैमरे आज धूल फाकते हुए नजर आ रहे हैं। आज लगभग लॉकडाउन को 50 से ऊपर दिन हो चुके हैं। सारी लैब, मिक्सिंग पॉइंट, स्टूडियो, जहां कहीं भी देखें जो चहल पहल दिखती थी, वो आज लंबे समय से एकदम बंद हो गई है। अगर लॉकडाउन और बढ़ा तो शायद इनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो सकती है। इस दयनीय स्थिति को सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारी सिटी न्यूज की टीम घर घर जाकर लोगों से मिली, जिससे कि लॉकडाउन का पालन भी कराया जा सके और सोशल डिस्टेंसिंग भी मैनेज की जा सके। इनके विचारों को सरकार तक पहुंचाने का एक हमने छोटा सा प्रयास किया है। आइए देखते हैं हमारी टीम की ये रिपोर्ट। मैं आज आपको फोटोग्राफर लोगों से रूबरू कराने आया हूँ। यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि सरकार को सभी दुकानें शीघ्र अतिशीघ्र खुलवाना चाहिए, जिससे कि जो हम लोगों का काम करा हुआ है उस काम को हम शीघ्र अतिशीघ्र करके और पार्टी तक पहुंचा सकें और अपना भुगतान ले सकें। क्योंकि ना लेवें खुल रही हैं, ना कोई डिजाइनर खुल रहा है जिसके ज़रिए से हमारा काम हो सके। और हम लोगों का सभी का, जितने भी फोटोग्राफर हैं बरेली के अंदर, सभी का पेमेंट फंसा हुआ है। इसलिए चाहे हफ्ते में 2 दिन दुकानें खुलने के आदेश दें, सब दुकानें खुलवाना चाहिए और हम लोगों के काम को होना चाहिए, और जिससे हम लोग अपना भुगतान प्राप्त कर सकें और अपने परिवार को सुचारू रूप से चला सकें। शहर के सभी जितने फोटोग्राफर की समस्या का निराकरण हो और थोड़ा लैब वगैरह खुल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लैब की टाइमिंग सुबह हो जाए कि जहाँ भीड़ नहीं होती है, सोशल डिस्टेंसिंग रहती है, 2-4 लोग भी जाते हैं, कि सारा ऑनलाइन हम लोगों का काम है। इस टाइम जो 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं इस लॉकडाउन को, 2 महीने पूरे होने जा रहे हैं ये लॉकडाउन को, तो ये मतलब टाइम नहीं कट रहा है। लोगों के काम पड़े हुए हैं, काम नहीं दे पा रहे। मिक्सिंग वाले हैं, मिक्सिंग वाले को नहीं दे, उनका काम नहीं हो पा रहा है। जब देंगे, थोड़ा सा खुलेगा, अपडेट होगा, तो इस विषय में कोशिश यही है कि अपनी तरफ से कोशिश है कि प्रशासन से ये कहा जाए कि जो है लैबें खुले, थोड़ा मिक्सिंग वालों को थोड़ा टाइम मिले। इसी संदर्भ में अपील करना चाहता हूँ कि लैबें खुलवाई जाए, फोटोग्राफर की दुकानें खुलवाई जाए। फोटोग्राफर भी बहुत परेशान है। वीडियो मिक्सिंग का छोटा सा काम है, तो मैं प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस काम के साथ साथ में मोदी जी ने जो हमारा आह्वान करा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो और सब, उसके साथ हम उसकी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी ये चाहिए हमें थोड़ा अपने स्टेट के लेवल से कि कम से कम थोड़ी सी कुछ ऐसी राहत दी जाए ताकि हमारा कुछ कारोबार चल सके। जो 2 महीने से हम लोग बैठे हुए हैं और कुछ भी काम करने में बिल्कुल माहिर नहीं है। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें छूट मिले, कुछ हमारा काम थोड़ा चले और कुछ फाइनेंशियली भी हमारा काम हो सके। यही थोड़ी सी राहत चाहते हैं हम लोग, और सभी फोटोग्राफर भाइयों का हमारा इसमें सहयोग रहेगा। इसमें ऐसे बहुत से नए फोटोग्राफर बनते हैं जिन्होंने अपने कैमरे फाइनेंस कराए हुए हैं, तो वो बेचारे इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि बैंकों ने कुछ छूट भी दी है, कहीं पर सुनवाई आ रही है कि उनकी EMI ज़बरदस्ती ली जा रही है, तो उसमें प्रशासन से कहना चाहिए कि उनकी EMI में ढील देनी चाहिए। और कुछ आर्थिक रूप से कुछ प्रशासन से कुछ सहायता भी ऐसे लोगों की होनी चाहिए कि जिससे उनका कुछ अपना व्यक्तिगत कुछ फ़ायदा हो सके। और कहना चाहती हैं शासन से, क्या कहना चाहती हैं ये हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनाना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर आप? मैं सुनील गुप्ता। इस वक्त हम लोग फोटोग्राफर से ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा है कि जो अभी तो जो 3-4 महीने का सीज़न था हम लोग का, इसी के आधार पे ही हम लोग आगे का 4 महीने 5 महीने का सीज़न काटते थे। जो हमारा अप्रैल मई जून में हम लोग काम करते थे, जिसका हम जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक अपना परिवार को चलाते थे, और उसका नवंबर दिसंबर में फिर अगला सीज़न होता था। अभी हम लोग क्या था कि होली का भी सीज़न, जो हम लोगों ने होली पे त्यौहार आया था,
जो जनवरी फरवरी नवंबर दिसंबर का जो किया था वो अभी तक पूरा तैयार भी नहीं हो पाया, जब तक ये लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन में हमारे फोटोग्राफर भाइयों का जितना भी काम ना तो तैयार हो पाया है और ना जा पा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से फोटोग्राफर अपने घरों में कैद है। मेरा प्रशासन से एक तो ये भी निवेदन है कि आज तक फोटोग्राफर को कोई गिनती में है नहीं है आपकी प्रशासन की या देश की, जबकि फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर जो है आज देश और प्रदेश का मजबूत स्तंभ माना जाता है। जो आज मीडिया आज जो सामान मतलब फ़ोटो देखते हैं ये सब फोटोग्राफर ही देता है और वीडियोग्राफी आपके चैनल पर देता है। और इसको भी हमारा कहना है देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं फोटोग्राफर को। जब भी न्यूज़ आती है सारे लोगों का जिक्र होता है, एक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर का जिक्र नहीं होता है। और मैं फोटोग्राफर के लिए यही चाहता हूँ कि शासन से कि वो उन लोगों को थोड़ा सा छूट दे, ताकि उनका कोई भीड़ तो ज़्यादा लगती नहीं है, वो अपनी शॉप पे जा कर के अपना एडिटिंग कर लें और अपना फ़ोटो की एल्बम तैयार कर लें, ताकि वो लैब पे जाके प्रिंट करा लें। तो इसलिए मेरा शासन से अनुरोध है कि फोटोग्राफर और लैब वाले जो भी है हमारे एडिटिंग है और एल्बम डिजाइनिंग करते हैं, इन लोगों को छूट दी जाए और इनको भी मुख्य स्तंभ में माना जाए कि फोटोग्राफर भाई आपके मुख्य स्तंभ में है। 29 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा था कि लॉकडाउन में जो इनकी फोटोग्राफर की स्थिति खराब है उन लोगों को एक आर्थिक पैकेज दिया जाए। और फिर हमने दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी को योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र माननीय नगर विधायक जी के माध्यम से दिया और तीसरा पत्र हमने एक और माननीय डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा कि लॉकडाउन में जो स्टूडियो बंद हो रहे हैं उन्हें खोला जाए, उन्हें कुछ मोहलत दी जाए। और लगातार हमारी ये मांग है कि हम फोटोग्राफर के हित में काम करते रहें। मैं इस टाइम बरेली के प्रभात नगर एरिया में खड़ा हूँ और मैं विनय कुमार गुप्ता जी के पास आया हूँ, जो जिनकी बल्डर में गुप्ता कलर लैब है। वो क्या कहना चाहते हैं और अपनी बात शासन तक कैसे पहुंचाना चाहते हैं, ये आप सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लॉकडाउन हो रहा है उसमें थोड़ी सी राहत दी जाए, मतलब दुकानों की। हमारे लिए भी प्रॉब्लम्स है कि मतलब दुकानें खुल नहीं पा रही हैं। 1-2 घंटे की छूट दी जाए, 3-4 घंटे की छूट दी जाए, जिससे कि लोगों तक मतलब फ़ोटोग्राफर बंधु हैं वो कैंट में जो आर्मीज़ के वहाँ भी फ़ोटोग्राफी खिंचती है, आईटीबीपी है या जो आर्मीज़ के उनसे रिलेटेड फ़ोटोग्राफीज होती है वहाँ पे, तो उनके फ़ोटो हम बना सकें, वो बना कर उनको दे सकें। या मतलब इस तरीके की टाइमिंग कर दी जाए कि उनको उनसे जॉब ले करके 2-3 दिन बाद उनको दे सकें। काफ़ी टाइम हो गया है। हाँ, ये मानते हैं कि भाई पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन ये है कि हम लोग भी पूरी एहतियात रखेंगे कि 3-4 आदमी जो है लैब पे आएंगे, उस तरीके के हम प्रिकॉशंस रखेंगे जिससे कि मतलब है कि ये संक्रमण आगे ना बढ़ सके। अच्छा, आपके पास सर फोटोग्राफर लोगों के भी फ़ोन आए होंगे कई? हाँ, काफ़ी लोगों के फ़ोन आए हैं, वो भी बहुत परेशान हैं कि उनका भी काम नहीं हो पा रहा है और उनके जो पेंडिंग वर्क्स हैं वो हो नहीं पाए हैं। तो ये है कि कुछ टाइम दिया जाए जिससे कि उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सके। वो बहुत गरीब मतलब है कि निम्न स्तर के हैं, तो यह है कि उनके भी प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई हो जाए। तो गवर्नमेंट से यही अनुमति मैं मांगता हूँ कि 3-4 घंटे की अनुमति हम लोग को दी जाए खोलने की। और ये है कि 3-4 आदमी ही लैब में मतलब प्रवेश करेंगे और हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे। हमें हमारी लैबों को बरेली की जो लैबें हैं उन्हें थोड़ी सी छूट दी जाए, 3-4 घंटे के लिए छूट दी जाए उन्हें, और जिससे कि उनका भी काम हल्के हल्के चल सके। फोटोग्राफर लोग भी मतलब अपने स्तर से हल्के हल्के आएँ और आ जाएँ, 3 दिन बाद काम लेके जाएँ, ये गुप्ता जी का कहना है। मैं इस टाइम अशोक नगर नैनीताल रोड पे हूँ कॉलोनी में, और मैं इस टाइम वसीम साहब के पास बैठा हुआ हूँ। वसीम साहब कुछ फोटोग्राफर लोगों के विषय में अपनी बात प्रशासन तक पहुँचाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं देखिए, कोरोना का अभी इस समय जो है प्रकोप चल रहा है
उसके विषय में देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं तो सीनियर सिटीज़न हूँ और तकरीबन 70+ मेरी उम्र हो गई है, तो मैं अपने विषय में तो क्या कहूँ। अब यंग्स के विषय में जो है, तो यंग्स के लिए बहुत बड़ी पीड़ा है इस समय। जो प्रकोप चल रहा है उसको देखते हुए उनका भविष्य जो है बहुत अंधेरा में हो मुझे नज़र आता है, क्योंकि जब तक ये कोरोना का जो प्रकोप रहेगा और वैसे भी उनका जो आगे जो फोटोग्राफी आउटडोर फोटोग्राफी होती थी उसको इतना मतलब जो है सूक्ष्म कर दिया जाएगा ऐसा लगता है। वो जो विकराल रूप फोटोग्राफी का होता था वो ऐसा नज़र नहीं आता आने वाले समय में। तो इसका भविष्य अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, मेरी समझ से तो बाहर है। मैं तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि इस समय दिमाग जो है वो अपना जो मस्तिष्क है वो कुंठित हो चुका है, बोलने के उसमें है ही नहीं। हम वो तो फेस करना है, इनको फेस करना है फोटोग्राफर को आगे अपना भविष्य अपने बच्चों को पालने के लिए। और दूसरा, बिजनेस करना सरल काम नहीं है, हर चीज़ के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि इस दौर में क्या हो सकता है ये तो ईश्वर जाने। मैं तो खुद इसका भविष्य जो है बड़ा डार्क समझ रहा हूँ, सीधी बात तो ये है। और बाकी तो आप प्रशासन से कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप? मतलब प्रशासन से तो यही कहना चाहेंगे कि भाई इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि कचहरी है, बैंक है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें फ़ोटोग्राफी का काम फ़ोटो लगता है तो वो उसका जो उसके बारे में भी भारत सरकार को या हमारी योगी सरकार को या यूपी सरकार को सोचना चाहिए कि उनके भी बाल बच्चे हैं और उनके बारे में भी, उनके बच्चों के बारे में, उनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए। अधिक से अधिक काम उनको मिले तो उनका पालन पोषण हो बच्चों का उनका। तो आप प्रशासन से फोटोग्राफर के लिए क्या मांग करना चाहेंगे? तो मांग यही करना चाहेंगे जो उनकी शॉप्स हैं वो खुली जाए, और बाकी गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्रोविज़न हो जिसमें फ़ोटोग्राफी की ज़रूरत हो, वीडियो है, ये है, वो है। प्रशासन भी इस काम को लेता है, कराता है, वो अपने माध्यम से इनके बारे में सोचे और इनको काम दे, क्योंकि हर क्षेत्र में वीडियो चाहिए, हर क्षेत्र में फ़ोटोग्राफी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके साथ में फ़ोटो भी चाहिए। तो इसका जो है वो एक डिपार्टमेंट बनाए, उनका जो है आगे भविष्य उनका सोचे। सरकार को चाहिए कि ये इतनी बड़ी संख्या बरेली में, जैसे मान लीजिए अगर 2000 व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ है तो उसके भविष्य के बारे में भी सरकार को सोचना ही है। सबके बारे में सोच रहे हैं, रेडीमेड है, फलाना है, ढिमकाना है, ये है, वो है, सबके बारे में सोच रहे हैं। फोटोग्राफर के बारे में भी सोचना पड़ेगा उनको, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, ये सरकार को सोचना पड़ेगा। तो इसी तरीके की बेहतरीन खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को भी आप जरूर लाइक करें और हमारे साथ इसी तरीके की बेहतरीन खबरों देखने के लिए आप जो बराबर में बेल आइकन का बटन है उसे दबा दें, और साथ साथ हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो हम अपने चैनल पर लगातार लाते रहते हैं। फ्रेंड्स, मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो के साथ सिटी न्यूज़ फिर हाजिर होगा।